हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म के काफी सारे अपडेट्स के बारे में। और इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको वर्चुअल प्रोडक्शन की भी डिटेल देने वाला हूं, जिस टेक्नोलॉजी को हॉलीवुड की पहली फिल्म थॉर लव एंड थंडर में यूज किया जा रहा है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं सभी की सभी डिटेल्स के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड, जैसा कि सभी के सभी एमसीयू फैंस को ये बात पता चल गई होगी कि क्रिस हेम्सवर्थ ने खुद ये बात कंफर्म कर दी है कि वो थॉर के रोल को एमसीयू के अंडर जल्दी छोड़ने नहीं वाले, क्योंकि अभी फिलहाल तो थॉर की उम्र सिर्फ 1500 साल की ही है और इतनी यंग एज में ऐसे कैरेक्टर का रोल छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। जिसे बोलकर क्रिस हेम्सवर्थ हंस रहे थे, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो थॉर की उम्र एमसीयू के यूनिवर्स में भी इतनी ही है। खैर, तो क्रिस हेम्सवर्थ की इस कंफर्मेशन से ये बात तो कंफर्म हो गई है कि हमें थॉर का कैरेक्टर एमसीयू के यूनिवर्स में आगे भी नजर आने वाला है। यानी कि हो सकता है कि थॉर के यूनिवर्स में सिर्फ थॉर लव एंड थंडर फिल्म ही नहीं बल्कि आगे भी और फिल्में बने, जो कि डेफिनेटली बननी ही चाहिए, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ अपने इस थॉर के कैरेक्टर को लेकर फिल्म थॉर द रैग्नारोक से ही काफी खुलकर सामने आए हैं कि इस कैरेक्टर के साथ में कितना कुछ किया जा सकता है एमसीयू के फ्यूचर के यूनिवर्स में। और उसकी शुरुआत ही जब अच्छी तरीके से की गई है, तो ऐसे कैरेक्टर को जल्दी रिटायरमेंट पर डालना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा आपको याद होगा कि विन डीजल ने भी ये बात कंफर्म की थी कि गार्डियंस हमें थॉर लव एंड थंडर फिल्म में देखने मिलेगी, जो कि शायद हो सकता है कि फिल्म के स्टार्ट के ही कुछ सीन्स में हो, उसके बाद गार्डियंस अपने रास्ते पर चले जाए और थॉर अपने मिशन को आगे कंटिन्यू करे अपनी इस फिल्म थॉर लव एंड थंडर में। क्योंकि इस बार थॉर का सामना थॉर के इस यूनिवर्स में जिस विलेन से होने वाला है, वो विलेन थॉर को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा परेशान करेगा, जिसका पूरा क्रेडिट टेसा थॉम्पसन को जाता है, जो एमसीयू के यूनिवर्स में वेलकायरी की कैरेक्टर का रोल प्ले करती है। क्योंकि उन्होंने खुद ये बात कंफर्म की थी कि इस फिल्म में विलेन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए क्रिस्टियन बेल को साइन कर लिया गया है। तो अब इतने बड़े एक्टर को एज एन विलेन इस फिल्म के लिए लिया गया है, तो डेफिनेटली उनका कैरेक्टर फिल्म में बहुत ही ज्यादा खास होगा। क्योंकि इस फिल्म के प्लॉट को माइटी थॉर की कॉमिक बुक से लिया जा रहा है, जिस कॉमिक बुक में ऑब्वियसली जेन फॉस्टर फीमेल थॉर बनेगी, जिन्हें शायद एमसीयू के फ्यूचर के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है। इसलिए शायद जेन फॉस्टर का रोल कर रही एक्ट्रेस नैटली पोर्टमैन ने इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए एग्री किया है। अब पता है, इस अपडेट से काफी फैंस नाराज थे कि इतनी जल्दी जेन फॉस्टर को इस यूनिवर्स में दिखाना नहीं चाहिए था, क्योंकि थॉर के कैरेक्टर को और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो चीज फिलहाल तो अभी एमसीयू की तरफ से की जा रही है, वैसे एक्सपेरिमेंट एमसीयू के इस यूनिवर्स में होने ही चाहिए। इसलिए ये डील फैंस के लिए इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होगी। और अब फिर से आते हैं फिल्म के विलेन क्रिस्टियन बेल पर, जो हैवी रूमर के अकॉर्डिंग थॉर के इस यूनिवर्स में गोर द गॉड बुचर के कैरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। यानी कि एक कंप्लीट सीजीआई कैरेक्टर, जिसे ऑब्वियसली कॉमिक बुक की इंस्पिरेशन लेकर ही बनाया जाएगा। यानी हो सकता है कि क्रिस्टियन बेल इस कैरेक्टर को अपनी वॉइस दे, या फिर फिल्म के राइटर डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने कुछ और भी दिमाग लगाया होगा गोर द गॉड बुचर के कैरेक्टर को लेकर, कि इस फिल्म में अगर ये कैरेक्टर है तो उसे फिल्म के लाइव एक्शन एडेप्टेशन में फैंस के सामने किस तरीके से दिखाया जाए। क्योंकि एमसीयू के लिए एक्टर्स के नाम के साथ साथ उनका फेस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसे वो फिल्म के पोस्टर्स और प्रमोशन के टाइम पर बहुत ही ज्यादा यूज करता है। बट अभी के लिए तो क्रिस्टियन बेल को लेकर सिर्फ उनकी कंफर्मेशन के अलावा बाकी और दूसरी कोई भी कंफर्मेशन नहीं की गई है कि वो थॉर लव एंड थंडर फिल्म में किस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे। लेकिन फिर भी इस रूमर की लिस्ट में गोर द गॉड बुचर का ही नाम सबसे ज्यादा आगे निकल कर आया है। वरना अगर देखा जाए तो ऐसे रूमर्स थॉर के बाकी और विलेन्स की भी है कि क्रिस्टियन बेल थॉर के इस यूनिवर्स में गोर द गॉड बुचर के अलावा कोई दूसरे विलेन का भी रोल प्ले कर सकते हैं, जिनमें अगर मैं उन नामों की बात करूं तो ये नाम मैनगॉग, उलरिक, सरपेंट्स, हैरिस, ब्लैडर, हर्क्यूलिस, मिस्टर हेडी और थंडर स्ट्राइक इंक्लूड है। वेल, तो ये वो सारे नाम हैं जिन कैरेक्टर्स का रोल प्ले फैंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टियन बेल और लव एंड थंडर फिल्म में प्ले कर सकते हैं। लेकिन इन सभी कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि टाइका वाइटिटी ने क्रिस्टियन बेल के लिए इनमें से किसी भी कैरेक्टर्स को सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नाम भी है जो स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग क्रिस्टियन बेल इस थॉर लव एंड थंडर फिल्म में प्ले कर सकते हैं, जिसमें से एक नाम गोर द गॉड बुचर का है। और बाकी नामों की बात करूँ तो वो नाम बीटा रे बिल का है, और इसके अलावा डारियो एगर यानी कि मिनीट्योर और मेफिस्टो भी इंक्लूड है। इसके अलावा गैलेक्टस की भी रूमर काफी बार निकल कर आई है, जिस पर फिलहाल तो अभी मुझे कोई भी भरोसा है नहीं। तो देखते हैं आगे चलकर एमसीयू की तरफ से किस कैरेक्टर की कंफर्मेशन की जाती है, या क्रिस्टियन बेल को थॉर लव एंड थंडर फिल्म में किस विलेनिश कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए दिया गया है। तो अब चलिए अब बात करते हैं फिल्म के प्रोडक्शन के बारे में, जिसे लेकर फैंस के पास काफी सारी इन्फॉर्मेशन होना ही चाहिए। क्योंकि इस बार एमसीयू की तरफ से जिस टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, उससे हो सकता है कि हिस्ट्री में हॉलीवुड की बाकी दूसरी फिल्मों की एडेप्टेशन भी इसी प्रोडक्शन के हिसाब से की जाए। हालांकि इसकी शुरुआत थॉर लव एंड थंडर फिल्म से नहीं बल्कि डिज्नी के अंडर ही बना हुआ शो दी मैंडलोरियन से की गई है, जिसके पहले के पूरे सीजन को वर्चुअल प्रोडक्शन के अंडर शूट किया गया था, जिस वजह से मैंडलोरियन की सिनेमेटोग्राफी प्रोडक्शन के लेवल से बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही थी। बट एक्चुअल में ये सारा का सारा कमाल वर्चुअल प्रोडक्शन का था, जिसे एपिक गेम इंजन ने डिजाइन किया है, जिसकी पार्टनरशिप डिज्नी ने IML स्टूडियो के साथ की है। यानी कि डिज्नी का इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक डिपार्टमेंट, जो एमसीयू से लेकर डिज्नी की सारी फिल्मों के VFX का काम संभालते हैं। यानी कि अब इस VFX डिपार्टमेंट में एक नई टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जो
पहले कभी भी हॉलीवुड की किसी भी फिल्मों में या फिर सीरीज में यूज नहीं किया गया था। तो अब इससे जैसे कि मैंने कहा बाकी जो टीवी शोज बनाए जाएंगे खास करके बड़े बजट के, उनके बजट्स कम हो जाएंगे इस टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा जिस पैसे को उठाकर इस VFX डिपार्टमेंट को दिया जाएगा, जो एक पूरा का पूरा वर्चुअल बैकग्राउंड क्रिएट कर देगी इन बाकी दूसरे स्टूडियोज को, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है तो उसकी वजह से बाकी दूसरे स्टूडियोज भी इस टेक्नोलॉजी को अपने स्टूडियो में बहुत ही जल्द यूज करेंगे, ताकि पेंडेमिक को इग्नोर कर ज्यादा ट्रेवल ना किया जाए और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स को बनाकर भी रेडी कर दिया जाए। क्योंकि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें VFX आर्टिस्ट से लेकर लाइटनिंग डिपार्टमेंट का भी बहुत सारा काम बचता है, खास करके लाइटनिंग डिपार्टमेंट में, जिसे ग्रीन स्क्रीन के बाद लाइटनिंग पर बहुत ही ज्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी के चलते लाइटनिंग का काम भी बहुत ज्यादा बचेगा और बैकग्राउंड की पूरी मेहनत भी, जिसे पूरी 360 डिग्री के एंगल से स्क्रीन सेट कर बिल्कुल रेडी किया जाता है, और हाँ रूफ टॉप को भी, ताकि वो पूरी की पूरी लोकेशन बहुत ही ज्यादा रियल लगे। तो अगर आपको मेरी ये पूरी की पूरी चीजें समझ नहीं आ रही है तो मेरे हिसाब से आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुआ शो दी मैंडलोरियन एक बार देख लेना चाहिए कि वो फाइनल प्रोडक्ट सीजन 1 में किस तरीके का बना है और कितना ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस फिल्म के डायरेक्टर जॉन फेवरियो ने फैंस के सामने रखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके चलते बाकी दूसरी लोकेशंस को इग्नोर कर दिया जाएगा, खास करके पूरे के पूरे शहर को, जिसकी लोकेशन को शूट करने के लिए ऑब्वियसली पूरे के पूरे क्रू को उस जगह पर जाना ही होगा। लेकिन बाकी बचा काम जो खास करके ग्रीन स्क्रीन में किया जाता है, उन्हें पूरी तरीके से शायद इग्नोर कर इस वर्चुअल प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाए। और इस वर्चुअल प्रोडक्शन की ज्यादा डिटेल के लिए मेरे हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक करना चाहिए कि ये पूरा का पूरा वर्चुअल प्रोडक्शन काम किस तरीके से करता है। और रही बात फिल्म के रियल लाइव लोकेशन की प्रोडक्शन की, तो उसे भी ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि सारे के सारे कास्ट एंड क्रू को ऑस्ट्रेलिया बुला लिया गया है ताकि इस फिल्म के प्रोडक्शन को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिसे रूमर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक तक शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि अगर चीजें बिल्कुल ठीक रही इस फिल्म के प्रोडक्शन को लेकर तो ये फिल्म हमें 11 फेब 2022 तक ही देखने मिलने वाली है। वेल, तो अब आपकी क्या राय है इस फिल्म के इस नए तरीके के वर्चुअल प्रोडक्शन को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको नहीं बताई इस वीडियो में, कि हमारे इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड में नहीं बल्कि बॉलीवुड में, यानी कि मलयालम इंडस्ट्री में इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो एक हिसाब से इंडिया की सबसे पहली फिल्म होगी ऐसे प्रोडक्शन हाउस में बनने के लिए, जिसकी बाकी डिटेल मैंने अपने दूसरे चैनल द मूवी स्टॉक शो पर आपको दे रखी है। और रही बात फिल्म के लीड एक्टर की, तो हमें इस फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन देखने मिलने वाले हैं। तो अब अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो अब चलिए खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब जल्द ही मिलता हूँ आपसे दूसरी किसी फिल्मों के टॉपिक पर बात करते हुए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।